हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। बिहार जीविका भर्ती सीरीज में आपका स्वागत है। तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के तहत हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे इसका सब्जेक्ट नॉलेज जो कि है इकोनॉमिक्स। तो काफ़ी ये वास्ट सिलेबस है, इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, उनको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। अगर इनको शॉर्टकट तरीके से पढ़ेंगे तो फिर आपका सारा कंसेप्ट खराब हो जाएगा, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। इसीलिए मेरी यह कोशिश रहती है कि जो भी टॉपिक है आपको पूरे अच्छे तरीके से समझा दूँ। मुझे कंटेंट तैयार करने में काफ़ी समय लगता है क्योंकि इसके जो सोर्सेज हैं वो एक जगह हैं नहीं, काफ़ी इसके लिए कोई स्पेसिफिक किताब है भी नहीं। मार्केट में आपको अलग अलग किताबें पढ़ने पड़ेंगे तब जाके आप इसके कंटेंट तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें हमने इसका सेक्शन 1 डिस्कस कर रहे थे जिसमें भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पार्ट 1 को हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग इसके बचे हुए पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखिए, यहाँ सिलेबस से मैं समझा देता हूँ। जो इसका तीसरा पार्ट था ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उसमें हमने देखा था भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की क्या संरचना है, इसके बारे में कुछ विशेषताएं हमने देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कृषि का योगदान भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में और असंगठित क्षेत्र, जिसको हम लोग इनफॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। तो बिना विलंब किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या रोल है। सबसे पहले इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन। तो कृषि जो है भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लगभग 2/3 भारत की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और कुल कार्यबल का लगभग 45% प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। तो पिछले लास्ट 2 वीडियोस में हमने यही देखा कि भारत की जो पॉपुलेशन है उसके लगभग 65 से 70% आबादी जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। और उसका भी 2/3 हिस्सा जो है, जैसे कि ये 2/3 लिखा हुआ है तो ये इंडिया का पॉपुलेशन के संदर्भ में लिखा हुआ है। और इस पॉपुलेशन का भी 45% लोग हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कृषि पर निर्भर हैं। जो जैसा हमने देखा था, गांव की विशेषता, ग्रामीण समाज की विशेषता कि वह कृषि आधारित है। ग्रामीण आय, खाद्य सुरक्षा और रोजगार का बड़ा हिस्सा कृषि गतिविधियों पर ही आधारित है। जैसे कि गांव का जो इनकम होता है, किसी भी गांव की हम लोग इनकम डिस्कस करते हैं कि उस गांव की क्या इनकम है, क्या सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, मतलब कि वहाँ पे मेनली लोग कैसे खाते कमाते हैं। तो ज़्यादातर लोग वहाँ कृषि पे ही डिपेंडेंट होते हैं। खाद्य सुरक्षा भी, जैसे फूड सिक्योरिटी हो गया, तो जाहिर सा बात है वह कृषि पे ही निर्भर करेगा। और रोजगार में भी यह बहुत बड़ा योगदान देता है। देखिए, ये एक फैक्ट है, जीडीपी का जो डेटा रिलीज होता है आपका बजट में, उसमें आप देखते होंगे कि 3 सेक्टर है बेसिकली, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन लोग इन्वॉल्व हैं क्योंकि 65 से 70% लोग जो हैं गांव में है। तो जाहिर सा बात है प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि में वो इन्वॉल्व है। लेकिन जीडीपी में योगदान जो है इनका सबसे कम है क्योंकि इससे आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे की वैल्यू में नहीं आता। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में वह तीसरे सेक्टर का यानी सर्विस, सेवा क्षेत्र का है। अब चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका। तो इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, उसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। सबसे पहला है, यह रोजगार का स्रोत है। कैसे कृषि रोजगार का स्रोत है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में? तो ग्रामीण भारत में कृषि सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। इसमें कुशल भी हैं और अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिक समाहित होते हैं। कहने का मतलब कि ये देखिए, जैसे कि ये रोजगार तो प्रदान कर ही रहा है सबसे ज्यादा ग्रामीण समाज में, लेकिन इसमें क्या है, साथ में स्किल्ड लेबर भी होते हैं और अनस्किल्ड भी। तो स्किल्ड लेबर ऐसे हो गए जिनके पास कुछ टेक्निकल नॉलेज होता है। देखिए, स्किल होने यानी कुशल होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको कृषि में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जिसकी ज़रूरत होती है, जैसे कि मशीनरी को चलाना। तो उसके लिए कोई ना कोई आपको नॉलेज चाहिए, कोई ना कोई स्पेशल स्किल चाहिए। जैसे कि आईटीआई जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन सब चीज़ों में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से आप थ्रेशर मशीन चला सकते हैं, ट्रैक्टर को आप कोई किसी तरीके का कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है तो आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारा स्प्रिंकलर सिस्टम जो आपका इरिगेशन का नया है, स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, वो सब चीज़ में भी आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो अकुशल हैं यानी कि अनस्किल्ड हैं तो उनके लिए फिर कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर दूसरा है कंट्रीब्यूशन टू रूरल इनकम, यानी कि ग्रामीण आय में यह बहुत बड़ा योगदान देता है। कैसे योगदान देता है? तो अधिकांश ग्रामीण परिवार खेती और सहायक गतिविधियां, जैसे कि डेयरी हो गया, कुक्कुट पालन, कहने का मतलब पोल्ट्री फार्मिंग, जैसे मुर्गी वगैरह पालना, और मत्स्य पालन से अपनी आजीविका कमाते हैं। तो डेयरी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, ये सभी जो है एग्रीकल्चर में ही आते हैं, एग्रीकल्चर और सहायक गतिविधियां। उसके बाद है यह फूड सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित करती है, यानी खाद्य सुरक्षा यह कैसे सुनिश्चित करती है? तो कृषि अनाज, दालें, सब्जियां, फल और दूध उपलब्ध कराकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। इसी तरीके से यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इनका बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, फूड सिक्योरिटी जो है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं, ग्रामीण उद्योगों का आधार। तो कृषि कैसे ग्रामीण इंडस्ट्रीज का आधार है? देखिए, ग्रामीण में ऐसा नहीं कि वहाँ इंडस्ट्रीज नहीं होते हैं लेकिन छोटे मोटे लेवल के, जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गया। तो उन सब
किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? कृषि पे ही। जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है चीनी पे डिपेंडेंट है, जूट पे, कपास और डेयरी जैसे कृषि आधारित उद्योग पर कृषि पर निर्भर रहते हैं। कहने का मतलब कि जैसे डेयरी हो गया तो जाहिर सा बात है वह डेयरी पे डिपेंडेंट होगा। डेयरी जो इंडस्ट्री है जैसे कि दूध का वो सप्लायर हैं या फिर दूध से वो कुछ पनीर बना रहे हैं, ये सब हो गया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो वो किस पे डिपेंडेंट है? पशुपालन पे। मतलब जो लोग पशुपालन कर रहे हैं, इस तरीके का कृषि जो है वह कर रहे हैं, तो उन पे डिपेंडेंट है। फिर अगर किन्हीं की चीनी बनाने की फैक्ट्री है, उनका प्लांट है, वो डिपेंडेंट है गन्ने पे। जूट हो गया, बोरा, ये सब जो होता है वो उस पे डिपेंडेंट है, जूट पे। कपास जैसे कि आपका कॉटन वगैरह जो होता है, ये इसी पे डिपेंडेंट है। तो ये सब चीज़ आप देख सकते हैं कि ग्रामीण उद्योगों का ये बेस बनता है। अगर ये सब खत्म हो जाएगा तो फिर ग्रामीण इंडस्ट्रीज जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब चलिए दूसरा टॉपिक हम लोग देखते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की विशेषताएं। तो ये बेसिकली एग्रीकल्चर के जो फीचर्स होते हैं उसी को डिस्कस किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है मानसूनी वर्षा पर निर्भरता। तो ये हमने पिछले 2 वीडियो में भी देख चुके हैं कि जो ग्रामीण कृषि है वो बेसिकली मानसून पे ही डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे सिंचाई की जो फैसिलिटी है वह उस तरीके से नहीं है जैसे पंजाब और हरियाणा में है। वहाँ पे कैनाल्स बनाए गए हैं खास सिंचाई के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ बिहार, झारखंड, यूपी में इस तरीके की व्यवस्था नहीं है। यहाँ लोग ज़्यादा बारिश पे ही डिपेंड करते हैं। अगर वर्षा अच्छी हुई तब कृषि की उत्पादकता जो है अच्छी होगी, नहीं तो वह खराब होगी। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं कि यहाँ छोटे और सीमांत जोतों की प्रचुरता। ये कहने का मतलब कि यहाँ जो जोत हैं, जैसे कि इस लाइन का अच्छे से मैं समझाता हूँ एग्जांपल से। यहाँ पे जो जमीन है लोगों के पास, किसानों के पास, वो बहुत छोटे छोटे रूप में है। ऐसा नहीं कि एक किसान के पास पूरा आधे गांव का जमीन है और उसमें वो पूरा खेती कर रहे हैं। अगर उनके पास है भी बहुत सारा जमीन तो बहुत छोटे छोटे रूप में है, कुछ यहाँ है कुछ यहाँ है। तो उससे क्या हो रहा है कि आप अलग अलग जमीन जगहों पे प्लॉट्स हैं उस पर अलग अलग फसल उगा रहे हैं, तो उसकी उत्पादकता बहुत ज़्यादा होगी नहीं। एक किसान कितने क्रॉप्स को वो देखेगा? तो ये सब चीज़ हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, तीसरा विशेषता, तो पारंपरिक खेती पद्धतियाँ। यहाँ पे लोग जो हैं पुराने ज़माने के जो तरीके हो रहे हैं, जैसे हल से जोतना, बैल से जोतना, खेत को जोतना, और जो ये काटना वगैरह होता है या फिर थ्रेशिंग वगैरह, उसमें मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मैनुअली लोग करते हैं। तो इन सब से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। अब चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं, वैश्विक मानकों की तुलना में कम उत्पादकता। ये लाइन कहने का मतलब बेसिकली ये ग्लोबल स्टैंडर्ड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक यूएसए का किसान लें तो उसके पास सेम जमीन और इंडिया के किसान के पास भी सेम जमीन है क्वांटिटी का। उसमें क्या हो रहा है, एक जमीन वो 1000 मीट्रिक टन कोई अनाज को वो उगा रहे हैं, उनकी उत्पादकता 1000 मीट्रिक टन है। ऑन एन एवरेज अगर ये लिया जाए तो पूरे विश्व में देखा जाता है कि हाँ, इतने एरिया ज़मीन में इतना जो है वो एवरेज है, वो इतना तो उगाना ही है। मतलब कि इतना आउटपुट होना चाहिए 600 मीट्रिक टन। लेकिन भारत में क्या है, खास करके बिहार में, कि उतना ही ज़मीन में लोग कितना उगा पा रहे हैं, तो 200 मीट्रिक टन। तो ये देखिए वैश्विक मानक ये है कि एक कट्ठे में सपोज करिए कि 1200 स्क्वायर मीटर में अगर 600 मीट्रिक टन अनाज उग रहा है, ये वैश्विक मानक है। तो भारत में क्या है, खास करके बिहार में, कि उतने ही जमीन में 200 मीट्रिक टन अनाज उग रहा है। तो ये चीज़ भी आपको बहुत कम देखने को मिलता है। उसके बाद श्रम प्रधान कृषि, मतलब कि यहाँ बहुत ज़्यादा लेबर इन्वॉल्व होते हैं कृषि में। यहाँ क्योंकि पारंपरिक तरीके का इस्तेमाल हो रहा है, मशीनरी का नहीं इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए इसमें ज़्यादातर आपका लेबर देखने को मिलता है। उसके बाद मौसमी कार्य और आच्छन्न बेरोजगारी। कहने का मतलब मौसमी कार्य मतलब अगर मौसम में किसी तरीके का बदलाव होता है तो वो सीधा सीधी फसल पे असर डालता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज। बिन मौसम बरसात अगर जनवरी या फिर दिसंबर में बारिश हो गई तो उस समय का फसल खराब हो जाता है। और आच्छन्न बेरोजगारी हमें बहुत देखने को मिलता है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया था पिछले लेक्चर में, एक बार और मैं समझा देता हूँ। सपोज करिए कि ये एक खेत है, इसमें कितना भी आप एफर्ट लगा लीजिए, ये 10 किलो से ज़्यादा इसमें अनाज नहीं उगेगा। और ये इसका मैक्सिमम कैपेसिटी जो है, मैक्सिमम क्षमता 10 केजी उगाने के लिए 2 जन सफिशियंट है। लेकिन इन 2 जन के अलावा क्या है कि परिवार के बाकी सदस्य हैं 4 जन, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो क्या हो रहा है भैया, ये लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो ये बेरोजगार हैं, छिपे हुए बेरोजगार हैं। यही 2 लोग अगर दूसरे खेत में जाके, अगर दूसरे जमीन पे अगर कहाँ ये करें, खेती करें, तो प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ेगी। यही इसी को कहा जाता है आच्छन्न बेरोजगारी या फिर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, कृषि से जुड़ी सहायक गतिविधियां। तो कृषि हो गया, कृषि का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि फसल उगाना।
उसमें कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं, चलिए उसे हम लोग देखते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि केवल फसल उत्पादन तक सीमित नहीं है। इसमें शामिल क्या क्या है, जैसे कि आपका पशुपालन हो गया, डेयरी पालन, कुक्कुट पालन यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग, मत्स्य पालन, रेशम पालन जिसको बोलते हैं हम लोग सेरीकल्चर, और बागवानी, फल और सब्जियां, हॉर्टिकल्चर जिसे बोला जाता है। देखिए हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में क्या डिफरेंस है। हॉर्टिकल्चर जो है वो एक प्रकार का एग्रीकल्चर ही है, उसके अंतर्गत ही आता है, लेकिन एग्रीकल्चर में हम सब कुछ करते हैं। कृषि जैसे धान भी उपजाते हैं, फल भी उपजाते हैं, सब्जियां भी उपजाते हैं, लेकिन हॉर्टिकल्चर में क्या है कि सिर्फ हम लोग फल और सब्जियों का उत्पादन करते हैं। यही डिफरेंस होता है इसमें। फिर हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि से जुड़ी हुई समस्याएं। तो क्या समस्याएं हमें देखने को मिलती है कृषि में? सबसे पहले ये भूमि के छोटे छोटे टुकड़े देखने को मिलता है हमें, तो ये इसकी विशेषता भी हुई, मतलब ऐसा चीज हमें देखने को मिलता है, और ये एक समस्या भी है। मानसून पर निर्भरता और अपर्याप्त सिंचाई, तो ये जाहिर सा बात है, ये तो सत्य है कि वहाँ लोग मानसून पे ही डिपेंडेंट होते हैं, और अपर्याप्त सिंचाई है इसीलिए मानसून पे डिपेंडेंट होते हैं। आधुनिक तकनीक की कमी, तो यहाँ जो लोग हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी जल्दी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमने ग्रामीण समाज के बारे में ये पढ़ा था कि वो लोग जल्दी किसी चेंज को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो उन्हें लगेगा कि यार मशीन से हम लोग काम करेंगे, काफ़ी महंगा पड़ जाएगा, फिर यहाँ के लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इसीलिए उसको थोड़ा सा अवॉइड भी करते हैं, और कुछ फंड्स वगैरह का भी इशू रहता है, पैसे का, इसीलिए वो लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कम इस्तेमाल करते हैं या फिर नहीं के बराबर इस्तेमाल करते हैं। ऋण और कर्ज की समस्याएं, तो ये किसान हमेशा झेलते हैं, खास करके यहाँ के किसान, कि क्या है कि उनको लोन्स वगैरह इजीली मिलते नहीं हैं, और अगर बैंक नहीं लोन दे रही है तो वह साहूकार पे डिपेंडेंट होते हैं, और साहूकार उनका किस प्रकार शोषण करता है ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या है आपका इसमें समस्या, तो भंडारण और परिवहन की कमी से कटाई के बाद हानि। जैसे देखिए फसल कट गया, अब उसके बाद उसको स्टोर करना जरूरी है, अगर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होगा, भंडारण नहीं होगा, तो क्या होगा कि वह खेत में ही काट के रखेंगे, हो सकता है वह बारिश हो जाए उस समय वह खराब हो गया, या फिर कोई जंगली जानवर, चूहे ये सब हुए उसको खराब कर देंगे। दूसरा चीज़ कि वहाँ अगर परिवहन नहीं है, अगर भंडारण भी नहीं है और परिवहन भी नहीं है, तब फिर उसके बाद वह जो कटा हुआ फसल है वहाँ पे उस जगह पे काफ़ी दिन तक रखा रहेगा, और उसके कारण उसको बहुत ज़्यादा लॉस होगा उस फसल को। तो ये भी एक समस्या हमें देखने को मिलता है। अब छठा पॉइंट है, कम आय के कारण ग्रामीण गरीबी। तो देखिए ये सब हो रहा है कि वहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं हो रहा है, फसल खराब हो रही है, मानसून के कारण बहुत ज़्यादा उत्पादकता नहीं हुआ, छोटे छोटे भूमि के टुकड़े के कारण भी बहुत कम उत्पादकता हो रही है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, वहाँ के जो लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उसकी उनकी आय जो है काफ़ी कम है, और उसके कारण ये क्या किस चीज़ को जन्म दे रही है, तो ग्रामीण गरीबी को। और सबसे लास्ट में जो समस्या है वो है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षति। देखिए पर्यावरणीय क्षति कहने का मतलब जैसे एसिड रेन वगैरह हो गया, तो ये क्या है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है। ये क्या कर रहा है, जो फसल है या फिर जो जमीन है उस पर पानी गिर रही है, एसिड रेन, तो वो क्या कर रही है, उस जमीन को एसिडिक कर रही है। तो जो फसल है, फसल वहाँ पे उग नहीं पाएगा, उसको काफ़ी टाइम लगेगा नॉर्मल अपना फर्टिलिटी यानी उर्वरता लाने के लिए। और जलवायु परिवर्तन के बारे में मैंने बताया, जिस तरीके से ये परिवर्तन हो रहा है, तो बिन मौसम बरसात, जितना गर्मी पड़ना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा गर्मी हो रही है, बारिश जितना होना चाहिए उससे कम हो रही है, या फिर इतना ज़्यादा हो जा रही है कि वह जल जमाव और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर दे रही है। तो ये सब चीज़ से कृषि पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। अब सरकार क्या कर रही है, तो सरकारी योजनाएं और सुधार, सरकार क्या क्या कर रही है इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए, तो ये बेसिकली कुछ ना कुछ स्कीम्स के माध्यम से ही कर रही है। अब डायरेक्टली तो सरकार नहीं करती है, कुछ ना कुछ योजनाओं के कारण, जैसे कि सबसे पहला हो गया आपका पीएम किसान योजना। तो ये क्या कर रही है, फार्मर्स को यानी किसान को डायरेक्ट सपोर्ट दे रही है, इनकम सपोर्ट। कैसे, तो 6,000 रुपये आपका सालाना जो होता है 3 किस्तों में यह किसान को दे रही है, सीमांत किसानों को जो बीपीएल से बिलोंग करते हैं। उसके बाद क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये मैंने स्कीम्स में बहुत अच्छे से समझाया है। ये बेसिकली एक तरीके का जो फसल है उसके लिए इंश्योरेंस योजना है। फिर तीसरा है आपका सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। ये कहने का मतलब कि ये चेक किया जाता है इस स्कीम के अंतर्गत कि वह जो मिट्टी है जिस पे आप खेती करना चाहते हैं उसका उर्वरता का लेवल देखा जाता है। तो इसमें वो सरकारी लोग आते हैं, मिट्टी का सैंपल कलेक्ट करते हैं, या फिर आपको खुद ले जाके उस जगह पे ले जाना होता है। बहुत सारे कैंप्स लगते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, उसमें आपके उसके मैन पावर होते हैं, वो देखते हैं कि हाँ वो सैंपल टेस्ट करके केमिकल वगैरह से टेस्ट करते करके कि इसकी उर्वरता लेवल क्या है, इसमें कौन सा केमिकल ज़्यादा है, एसिडिक है, अम्लीय है या फिर क्षारीय है, तो उसमें कौन सा फर्टिलाइज़र आप यूज़ करिए, कुछ दिन रुक जाइए। तो ये सब चीज़ वो बताते हैं। फिर चौथा है आपका किसान क्रेडिट कार्ड। तो ये किसानों को आसानी से ऋण दिलवाता है।
और पांचवा है ई नैम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो ये एक तरीके का ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें क्या हो सकता है, कृषि उत्पादकता जो है वो सेल की जा सकती है। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जैसे अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, बिग बास्केट पे या फिर आपका ब्लिंकिट पे क्या हो रहा है, उस पे भी तो हमें खाने योग्य सामान मिल रहा है, चावल मिल रहा है, दाल मिल रहा है, लेकिन वो देखिए छोटे लेवल पे मिल रहा है, 5-10 केजी तक मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि किसानों के लिए, किसान जैसे अगर वो उगा रहे हैं तो वो बेचेंगे तो ऐसा नहीं कि 1 या 2 किलो या 10 किलो वो बेचते हैं, वो बेच रहे हैं आपका 500 मीट्रिक टन, 200 मीट्रिक टन, 100 मीट्रिक टन, ये सब तरीके से उनकी ये होती है एक पूरे गांव की जो उपज होती है। इसके कारण ई नाम जो पोर्टल है उसके कारण क्या हो रहा है कि आपका जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है इन किसानों का। सपोज करिए अगर हम बिहार के ही एक डिस्ट्रिक्ट को लेते हैं भागलपुर, वहाँ का फेमस है भागलपुर कतरनी चावल। तो अगर मार्केट नहीं रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ बेच सकते हैं, शहर में बिहार के अंदर ही बेच सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत बाहर जा सकते हैं। लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि वह किसान का लेवल क्या है, ये जरूर जाहिर सा बात है मिडिल मैन के थ्रू जाएंगे। लेकिन ये मार्केट में अगर वो इनरोल करते हैं, इस पोर्टल पे वो लॉग इन करते हैं, तो उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे भारत में वो होगा। भारत में ये जो लोग देखना चाहेंगे, सपोज करिए तमिलनाडु में एक बैठा हुआ बिजनेसमैन है, वो किसी तरीके का वो राइस ब्रांड बनाती है, अलग अलग किसानों से वो चावल खरीद के फिर उनको कैटेगरी वाइज बांटती है। जैसे इंडिया गेट क्या करती है, इंडिया गेट खुद तो ये नहीं करती है, चावल उगाती है, चावल की खेती करती है, वो अलग अलग किसानों से खरीद के कई सारे कैटेगरी में बांट के उसका पैकेटिंग करती है और सबका अलग अलग रेट रखती है। तो ठीक उसी तरीके से भागलपुर कतरनी अगर ई नाम पोर्टल पर रजिस्टर हो जाता है तो तमिलनाडु का एक बिजनेसमैन क्या करेगा, ई नाम पोर्टल पे लॉगिन करेगा, देखेगा कि अच्छा भागलपुर का एक किसान है, उसका ये चावल है, वो बेचना चाहता है, तो वो ऑनलाइन उन लोग संपर्क करेंगे, जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसी तरीके से। फिर सैंपल वगैरह भेजा जाएगा और फिर ऑर्डर देके ये सब चीज़ हो सकता है। तो ये बेसिकली किसान के लिए मार्केट बड़ा कर रहा है। और सबसे लास्ट में है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये बेसिकली सिंचाई से रिलेटेड एक स्कीम है सरकार की तरफ से। तो यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा भारतीय ग्रामीण समाज में कृषि। अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं इनफॉर्मल सेक्टर इन रूरल इकोनॉमी। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों का समय लूंगा। तो जैसा कि आपको पता होगा जीविका का टारगेट बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है 15 अगस्त से, और ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का 2 बैचेस चल रहे हैं और उसमें 80% सिलेबस कवर हो गया है और बहुत जल्द ही ये खत्म होने वाला है। तो एक स्पेशल ऑफर है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, और या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं, आपको इंक्वायरी दे दी जाएगी। देखिए ये बैच का मैं इसलिए प्रमोशन कर रहा हूँ कि जो लोग चाहते हैं यूट्यूब से, अगर उनको लगता है कि यूट्यूब से मैं ये लेक्चर देख के पढ़ सकता हूँ तो वेल एंड गुड है। लेकिन ऑनलाइन बैच में देखिए क्या होता है कि 1-to-1 उसमें मेंटरिंग होती है। आपको मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, आपसे ये पोक करूंगा कि हाँ आप इस चीज़ पे जवाब दो, अगर उस चीज़ के बारे में नहीं पता है तो मैं एडिशनल आपको बताऊंगा, आपका डाउट क्लियर होगा। लेकिन यूट्यूब पे ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे यूट्यूब पे वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएंगे, जिनको लगता है जो सक्षम नहीं है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनको लगता है कि वो एडिशनल नॉलेज लेना चाहते हैं तो जाहिर सा बात है आपको ऑनलाइन बैच में एडेड एडवांटेज मिलेगा। वो आपकी चॉइस है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो करिए। ऐसा कुछ ये उद्देश्य नहीं है कि मैं इस पे सिर्फ प्रमोशन करने के लिए वीडियोस ला रहा हूँ। देखिए जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मुझे बहुत सारे काम रहते हैं, जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा यूट्यूब पे मैं वीडियोस अपलोड करते रहूँगा। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज का मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ों का भी नहीं कर पा रहा हूँ। बैचेज हैं उनको, उनकी प्रायोरिटी में ज़्यादा है मेरे ऊपर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं असंगठित क्षेत्र यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर इन रूरल इकोनॉमी। तो देखिए 2 तरीके के सेक्टर होते हैं, एक इनफॉर्मल सेक्टर हो गया जिसे असंगठित बोलते हैं, एक होता है फॉर्मल सेक्टर जिसे हम लोग संगठित बोलते हैं। तो नाम से भी कुछ चीज स्पष्ट हो रहा होगा। आगे बढ़ने से पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता देता हूं, तब आगे चीजें अच्छे से समझ में आएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मल सेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फॉर्मल सेक्टर एक ऐसी क्षेत्र होती है जिसमें जो भी आप काम कर रहे हैं वो सरकार की निगरानी में रह के काम करते हैं। जैसे अगर आप कोई बिजनेस भी कर रहे हैं तो आपको सरकार की निगरानी में आना पड़ेगा। निगरानी में आने का मतलब कि आप जैसे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, लाइसेंस लेते हैं, तब आप सरकार की नज़र में ऑलरेडी आप चले गए। आपको टैक्स भरना होगा बाकायदा, आप सरकार की नज़र में। आपने अगर एम्प्लॉय रखा है तो आपको एम्प्लॉय को सर्विसेज प्रोवाइड करना होगा। सरकार टाइम टू टाइम वो टीम भेजते रहती है चेक करने के लिए कि क्या वहाँ लोग काम कर रहे हैं, तो वो उनके लिए प्रॉपर वर्किंग कंडीशन है, उनका पीएफ कट रहा है, और फिर उसके बाद उनको सैलरी टाइम पे मिल रहा है, कितना मिनिमम सैलरी जो होता है वो मिल रहा है। ये सब चीज़ हुआ आपका फॉर्मल सेक्टर में।
और इनफॉर्मल सेक्टर में जहाँ ये सब चीज़ नहीं होती है, कोई भी आपको रजिस्ट्रेशन ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, वो हो गया इनफॉर्मल सेक्टर। जैसे कि उदाहरण मैं बताता हूँ, अगर ठेले खोमचे वाले को कुछ करना है तो वो इनफॉर्मल सेक्टर में आएगा। उनको कौन सा रजिस्ट्रेशन होता है गोलगप्पा बेचने के लिए या फिर समोसा बेचने के लिए। अगर वही चीज़ आप रेस्टोरेंट में जाओ तो उनको एक लाइसेंस लेना पड़ता है आपका FSSAI, यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये लाइसेंस लेना उनके लिए आवश्यक है फॉर्मल सेक्टर में। वो सरकार की नज़र में आ गए। अब सरकार टाइम टू टाइम चेक करते रहेगी कि आप जो खाना परोस रहे हैं, खाना जो सर्व कर रहे हैं, वो किस तरीके का खाना है, उसका क्वालिटी क्या है, ये सब कुछ। लेकिन अब ठेले खोमचे वाले के लिए ऐसा थोड़ी है। वहाँ पे जो भी लोग काम भी कर रहे हैं छोटे मोटे दुकान में, तो उनको कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती। मतलब जैसे तैसे उनको काम करने का जो माहौल रहता है वो रहता है, पंखा है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता। सैलरी भी उनको टाइम पे मिल रही है नहीं मिल रही है, वर्किंग आवर भी उनका फिक्स नहीं रहता है, और जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आज है, हो सकता है कल उनको निकाल दिया जाए। तो ये सब होता है असंगठित क्षेत्र। अब इसे हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। असंगठित क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां आर्थिक गतिविधियां सरकार द्वारा नियंत्रित या फिर पंजीकृत नहीं होती। ग्रामीण भारत में अधिकांश लोग असंगठित कार्यों पर ही निर्भर रहते हैं। तो जैसे आपको गांव में देखने को मिलेगा कि अगर वहाँ रेस्टोरेंट भी है तो थोड़ी ना वहाँ FSSAI के लाइसेंस वो लोग ले रखते हैं या फिर आपका GST रजिस्ट्रेशन करवा रखते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो इनफॉर्मल ही हो गया। ठेले पोमचे वाले वहाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, रेस्टोरेंट तो खैर बहुत कम ही देखने को मिलता है गांव समाज में। अब हम लोग इन असंगठित क्षेत्र की कुछ विशेषता देखते हैं। तो जैसे इसका असंगठित स्वरूप होता है, इसमें पंजीकरण नहीं होता, अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो नियमों का अभाव है। जब वो पंजीकृत नहीं है, अनुबंध किसी तरीके का नहीं है, तो नियमों का अभाव होगा। कौन देखने जा रहा है नियम पालन करे या ना करे, तो उसमें मोस्टली लोग नहीं ही करते, उनको ज़रूरत ही फील नहीं होती। अगर आप रजिस्टर्ड रहिएगा तब आप मजबूर रहिएगा, अगर नहीं करते हैं तब आपका एम्प्लॉय जो है वह कंप्लेन कर सकता है, या फिर सरकार आके टाइम टू टाइम चेक करेगी, बोलेगी कि आपने ये रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, आपने अगर लेबर लाइसेंस रखा है तो लेबर के लिए आप क्या फैसिलिटी दे रहे हैं। अगर नहीं करते हैं तो फिर आपको फाइन भरना पड़ेगा। फिर दूसरा क्या है, मौसमी व अस्थायी रोजगार। जैसे कि खेती पर जो लोग ज़्यादा निर्भर करते हैं, तो खेती भी एक तरीके का असंगठित क्षेत्र ही है, उसमें किसी तरीके का जॉब सिक्योरिटी नहीं है। जैसे कि अगर उसमें कोई बतौर मजदूरी काम कर रहे हैं खेती में, उनको कौन सा सर्विस मिलता है कुछ। फिर उसके बाद क्या है, कम मजदूरी और असुरक्षा, काम स्थायी नहीं होता। जाहिर सा बात है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आज काम है हो सकता है कल काम नहीं रहे। फिर सामाजिक सुरक्षा का अभाव, जैसे मैंने बोला कि बीमा पेंशन सुविधा ये सब कुछ नहीं रहता। लेकिन संगठित क्षेत्र में अगर आप सरकारी या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको हर तरीके का इंश्योरेंस उसमें प्रोवाइड होता है। लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, मेडिकल इंश्योरेंस भी होता है, फिर आपका पेंशन भी दिया जाता है जिसे NPS बोलते हैं, PF होता है, और बाकी फैसिलिटीज भी, आपका ट्रैवल अलाउंस वगैरह भी ये होता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। कौशल आधारित व पारिवारिक कार्य, इस मोस्टली ऐसे काम होते हैं असंगठित क्षेत्र में, जैसे बुनाई हो गया, कुम्हारगिरी हो गया, नाईगिरी, ये सब जो होते हैं मेनली असंगठित क्षेत्र ही होते हैं। देखिए इसी को अगर हम लोग एडवांस्ड करते हैं, जैसे कि अगर नाईगिरी की मैंने बात बताई, तो अगर हम लोग किसी ब्रांड की बात करें तो उसमें देखिए क्या है, वह जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे हबीब्स हो गया या फिर कोई सा भी लैक्मे वगैरह हो गया, वो सब एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है। वो लोग लाइसेंस ले रखे रहते हैं, वो सरकार की नज़र में है, बाकायदा वो टैक्स भरते हैं टाइम टू टाइम, और उनकी हमेशा चेकिंग होते रहती है। और नकद लेन देन, तो बैंकिंग का उपयोग कम। जाहिर सा बात है, सरकार की नज़र से ये लोग बचना चाहते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, नकद लेन देन, जैसे सैलरी जो दिया जाता है उनका वेतन, वो मोस्टली नकद में ही होता है। बैंकिंग से वो लोग दूर रहना चाहते हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि अगर बैंकिंग से जुड़ेंगे तो वो सरकार की नज़र में आ जाएंगे, चाहे कितना ही उनका बिजनेस चल रहा है। अगर सपोज करिए कि उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, एक चाय दुकान का बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, वो सरकार की नज़र में आएगा कि आपका इतना इनकम कहाँ से हो रहा है, आप कैसे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आप दिखाइए। तो जब आप दिखाइएगा तो फिर आपको GST भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा, इसीलिए वो लोग मोस्टली जो होता है नकद में ही लेन देन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण असंगठित गतिविधियों के प्रकार, जैसे हो गया कृषि मजदूरी, कुटीर व हस्तशिल्प उद्योग जैसे बुनाई, माटी के बर्तन बनाना या फिर लोहारी, छोटे व्यापार व सेवाएं जैसे कि दुकानदार हो गया, नाई, दर्जी, मतलब छोटे लेवल के दुकानदार जो हो गए, बीड़ी निर्माण, हथकरघा, खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग, जैसे कि आपका चाय पकौड़ा वगैरह बनाना हुआ, ये सब भी क्या हुआ, फूड प्रोसेसिंग ही हुआ। निर्माण कार्य, दैनिक मजदूरी, कंस्ट्रक्शन वर्क या फिर डेली वेज जो ये होते हैं लेबर, वो सब दैनिक मजदूरी में आ गए। और सबसे लास्ट पॉइंट है शहरों की ओर मौसमी पलायन।
तो देखिए ये कैसे असंगठित क्षेत्र में आ गया, तो मौसमी पलायन अगर करेंगे तो कौन लोग करेंगे? वैसे ही गरीब लोग जो एक सीज़न में खेती का सीज़न है उन्होंने खेती कर लिया और फिर बाकी टाइम उनके पास कोई काम नहीं है, फसल अपना उगते रहेगा, टाइम टू टाइम उनके घर वाले चेक करते रहते हैं। लेकिन उनकी आजीविका चलाने के लिए उनको कुछ ना कुछ चाहिए अर्निंग, तो वो क्या करते हैं शहर जाते हैं, उनके पास वैसा कुछ स्किल होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं वहाँ जाके निर्माण कार्य या फिर दैनिक मज़दूरी, तो ये सब क्या हो गया असंगठित गतिविधियों के प्रकार हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भूमिका क्या है? अभी तक जो भी हमने पढ़ते आए वो हमें पूरा नेगेटिव लग रहा होगा कि असंगठित क्षेत्र जो है पूरा नेगेटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ क्या है, यह रोज़गार प्रदान करता है। ये है नेचर में असंगठित, लेकिन आप ये देखिए कि इससे कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है, ख़ास करके ग्रामीण समाज में। इसीलिए ये थोड़ा-सा पॉज़िटिव भी होता है। खेती के अलावा आय का स्रोत, जैसे कि अगर ये पलायन नहीं करते हैं मज़दूर, अगर वो कृषि करने के बाद वो देखते हैं कि हाँ भैया हम लोग शहर ना जाएँ बल्कि यहीं पे आके काम करें, यहीं पे कुछ काम करें, तो वो अपना व्यवसाय भी खोल सकते हैं। वह असंगठित क्षेत्र का ही होगा, लेकिन वो क्या हो गया उनका आय का दूसरा स्रोत हो गया कृषि के अलावा। फिर तीसरा क्या है, पारंपरिक कौशल को बनाए रखता है। तो ये असंगठित क्षेत्र ही है जो पारंपरिक स्किल्स है, जैसे ट्रेडिशनल स्किल्स मधुबनी पेंटिंग हो गया या फिर जो भी आप देखते हैं चटाई बुनाई वगैरह कुम्हारगिरी, ये इन्हीं के कारण बचा हुआ है। अगर ये फॉर्मल हो जाता तो ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, क्योंकि उसमें क्या है फिर मॉडर्नाइजेशन इंक्लूड होती। लेकिन असंगठित क्षेत्र में क्या है कि वो लोग जो पुराने चीज़ हैं उसके साथ ये लोग छेड़खानी नहीं करते। छेड़खानी कब किया जाएगा? जब उसका आउटपुट बढ़ाना होगा, बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, तो भैया जल्दी-जल्दी बनाने के लिए वो मशीनरी का इस्तेमाल करने लगेंगे और आर्टिफ़िशियल चीज़ों का इस्तेमाल करने लगेंगे, तो वो क्या होगा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा पारंपरिक जो कुशल है, कला है। और सबसे लास्ट में है फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। इसमें निवेश कम है और प्रवेश आसान है। तो आपको एक चाय दुकान खोलने के लिए ऐसा नहीं कि 10 करोड़ रुपया चाहिए या 1 करोड़ रुपया चाहिए। आप 10 हो सकता है 5,000 में भी चाय दुकान खोल लीजिए, वो भी एक असंगठित क्षेत्र ही हुआ। और अगर उसमें नुकसान हो रहा है तो वो तुरंत आप उससे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन 10 करोड़ रुपया लगा के आप संगठित क्षेत्र, उसमें बहुत सारे लाइसेंसेस होते हैं, वो आप करवाइएगा, रजिस्ट्रेशन करवाइएगा और उसके बाद पता चलेगा कि भैया मैंने 10 करोड़ या 1 करोड़ रुपया लगा के कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि वो लॉस में जा रहा है, तो आप देखिएगा उसमें समय दीजिएगा कि चलो इस महीने नहीं हुआ, नेक्स्ट महीने होगा। कोई भी बिज़नेस सेटअप करने में टाइम लगता है, थोड़ा-थोड़ा दिन हम लोग इंतज़ार करते हैं, वैसे पता चलता है कि एक फाइनेंशियल ईयर बीत गया और 10 करोड़ आपका पूँजी लगा, पता चला कि एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद आपका टोटल जो है उस बिज़नेस में पूँजी लगा 15 करोड़ रुपया। 10 करोड़ रुपया एसेट्स में और 5 करोड़ रुपया एडिशनल उसके नुकसान भरने में। तो उससे आपको निकलने में भी समय लगेगा। अब देखते हैं हम इन्फॉर्मल सेक्टर से जुड़ी हुई समस्याएँ। तो इसमें कम आय और गरीबी है, ज़ाहिर-सा बात है इसमें बहुत ज़्यादा इनकम होती नहीं, तो ये गरीबी को उत्पन्न करती ही हैं। सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है, सरकार की नज़र में नहीं है, तो ज़ाहिर-सा बात है जो आपका ये पीएफ हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सब चीज़ का अभाव उसमें रहता ही है। शोषण इसमें काफ़ी ज़्यादा है, वह असुरक्षा मतलब आज काम है, कल नहीं है, ये सब टाइप का काम। मान्यता की कमी होती है। मान्यता कहने का मतलब कि इसका जीडीपी में कुछ ऐसा काउंट नहीं होता। किसी भी डेटा में इन्फॉर्मल सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया जाता। और सबसे लास्ट में जो समस्याएँ हैं, वह ऋण व तकनीक की पहुँच नहीं है। अगर आप एक चाय दुकान खोले हुए हैं, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, बैंक बोलेगा आप किस तरीके का बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप दिखाइएगा कि मेरे पास चाय दुकान है या गोलगप्पा का ठेला है, तो आपको बैंक अप्रूव करेगा? कभी भी नहीं। वो उसकी नज़र में यह इन्फॉर्मल सेक्टर है, वो बोलेगा कि भैया छोटा-मोटा और इस तरीके का काम, सरकार की तरफ से कोई आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो उसकी पहचान ही नहीं की जाएगी। इसीलिए ऋण और टेक्नोलॉजी जो है वहाँ तक पहुँच इसमें नहीं होगी। गवर्नमेंट क्या कर रही है इन्फॉर्मल सेक्टर को सुधार करने के लिए? तो जैसे आपका एमजी नरेगा हो गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये क्या करती है 100 दिन का मिनिमम गारंटीड रोजगार देती है। तो ये रोजगार देखिए, ये देखिए बेसिकली इसमें जो रोजगार मिलेगा वो ग्रामीण क्षेत्र में ही मिलेगा मोस्टली। लेकिन ये क्या है, एक स्कीम के अंतर्गत है, सरकार की नज़र में आप हैं, तो ये काम कर रही है रोजगार देने के लिए। फिर एक स्कीम है आपका सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, ये क्या करती है, महिलाओं को एकत्रित करती है इनफॉर्मल वर्क में, जहाँ इन असंगठित काम हो रहा है वहाँ पे महिलाओं को एकत्रित करके एक तरीके का ये ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। उसमें इन लोग को बताया जाता है कि हाँ, ये सब चीज़ हम लोग मांग कर सकते हैं, ठीक है इन्फॉर्मल सेक्टर में है लेकिन फिर भी हम लोग इन सब चीज़ों की मांग कर सकते हैं, सरकार हमारे पास है, हमारे साथ सपोर्ट में है। फिर अगला है सरकार क्या कर रही है, तो रूरल स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स, जैसे कि क्राफ्ट्स के लिए, कला के लिए ट्रेनिंग देती है कि अगर आप वो काम कर रहे हैं लेकिन आपको उसमें स्किल नहीं है, तो आप अपनी उत्पादकता कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ट्रेनिंग दिया जाता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाता है
और माइक्रो फाइनेंस एंड एसएसजी, ये सब क्या करती है? माइक्रो फाइनेंस जैसे कोटक महिंद्रा माइक्रो फाइनेंस हो गया, एसजीएस माइक्रो फाइनेंस हो गया, और सोशल हेल्प ग्रुप, ये सब क्या कर रही है? ये फाइनेंशियल हेल्प देती है इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर को। तो ये एसएसजी जो है, इसमें बेसिकली वैसी महिलाएं होती हैं जो गरीब होती हैं, एकदम गरीब होती हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? आपस में एक दूसरे के साथ पैसा मिल के पैसा जमा कर रही हैं और एक दूसरे को ही मदद कर रही हैं। और फिर उसके बाद जब यही ग्रुप फॉर्मलाइज हो जाता है, एक अच्छे लेवल पे चला जाता है, तो बैंक भी इनको लोन जारी करती है। ये आगे के चैप्टर में हम लोग देखेंगे। एसएसजी को बहुत अच्छे से हमें पढ़ना, लेकिन आगे के चैप्टर में पहले ये बेसिक समझना जरूरी है। तो ये सब हो गया सरकारी उपाय जो इनफॉर्मल सेक्टर को ठीक किया जा रहा है। अब हम लोग कंक्लूजन निष्कर्ष देख लेते हैं थोड़ा सा। तो असंगठित क्षेत्र जो है ग्रामीण रोजगार की रीढ़ है, ये बात एकदम सत्य है जैसा ऊपर हमने पढ़ा। परंतु इसमें गरीबी, असुरक्षा और शोषण अधिक है। ये भी पॉइंट हमने देखा कि किस तरीके से ये गरीबी को उत्पन्न करती है, असुरक्षा इसमें है और शोषण ज़्यादा है। लेकिन यदि इसे वित्तीय सहयोग, प्रशिक्षण और सरकारी सुरक्षा मिले तो यह क्षेत्र जो है टिकाऊ बन सकता है। तो ये भी चीज़ है, देखिए फाइनेंशियल सपोर्ट अगर गवर्नमेंट की तरफ से टाइम टू टाइम और बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया जाए, उसका इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली सही हो। मेनली क्या होता है, गवर्नमेंट स्कीम्स तो लाती है लेकिन उसको ऐसे लोग ले जाते हैं जिनको उसकी ज़रूरत नहीं है, और जिसके लिए वो स्कीम बनाया जाता है उनको वो मिलता ही नहीं है। ट्रेनिंग भी अगर प्रोवाइड किया जाए, बहुत सारे ट्रेनिंग तो होते हैं बहुत सारे, लेकिन लोग इसमें इच्छुक नहीं होते हैं। इसीलिए ये क्या कमज़ोर पड़ते जा रही है दिन भर दिन, और इसकी स्थिति बेकार होते जा रही है। और सरकारी सुरक्षा मिले, तो सरकारी सुरक्षा देने का मतलब है कि जैसे इसमें थोड़ा सा गाइडलाइंस वगैरह इंक्लूड हो जाए। ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसमें कोई रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है। अब आप बताइए, एक चाय दुकान पे क्या सरकारी सुरक्षा मिलेगी? चाय दुकान का जो स्टाफ होगा उसको बोलेगा कि तुम पीएफ दो, इसका इंश्योरेंस करा के दो। बोलेगा कि भैया महीने का मेरा इनकम है 5,000 रुपया और मैं इसका 1 लाख का इंश्योरेंस का प्रीमियम भरूँ। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा इस पे अभी काम करना बाकी है। लेकिन अगर ये सब चीज़ हो जाता है तो यह क्षेत्र काफ़ी टिकाऊ बन सकता है। तो इससे जुड़ी हुई हमने पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट दोनों देखे। यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा सेक्शन 3। अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है? तो ये हमने देखा कि एग्रीकल्चर यानी कि कृषि है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ग्रामीण भारत में कुटीर और ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए हमेशा केवीआईसी काम आती है। केवीआईसी मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। अब तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृषि की सहायक गतिविधि है? तो बैंकिंग नहीं है, पर्यटन नहीं, अध्यापन नहीं। कृषि की सहायक गतिविधि है डेयरी पालन। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण ऋण उपलब्ध कराने में कौन सा वित्तीय संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर है नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और यह ग्रामीण विकास के लिए जिम्मेदार बैंक यही है। ये ग्रामीण विकास के लिए ही काम करती है, जैसा इसका नाम है वो काम भी करती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत में गैर कृषि रोजगार का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो देखिए ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। आईटी सेक्टर, तो ये ग्रामीण गैर कृषि रोजगार तो नहीं है। कंस्ट्रक्शन वर्क, तो हाँ यही है। माइनिंग सेक्टर भी नहीं है। माइनिंग सेक्टर देखिए हर जगह नहीं होता। कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो हमें हर जगह देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कनेक्टिविटी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में किस क्षेत्र ने तेजी से वृद्धि की है? तो ई कॉमर्स ने। ई कॉमर्स जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब जो चीज़ होता है ये बहुत ज़्यादा तरक्की की है आपका इंटरनेट के कनेक्शन के कारण। इंटरनेट कनेक्टिविटी गाँव गाँव घर तक पहुंचा है, तभी ई कॉमर्स जो है काफ़ी विकसित किया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आच्छन्न बेरोजगारी को दर्शाता है? आच्छन्न बेरोजगारी यानी डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। तो देखिए ये ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। एक्स्ट्रा वर्कर्स ऑन अ फैमिली फार्म, मतलब पारिवारिक खेत में अतिरिक्त श्रमिक। तो ज़्यादातर हमें यही देखने को मिलता है कि एक ही परिवार के लोग एक ही खेत में इन्वॉल्व हैं, आउटपुट नहीं बढ़ रहा है। चाहे 5 लोग हो चाहे 10 लोग हो, आउटपुट उतना के उतना ही रह रहा है, जबकि ज़रूरत है मात्र 2 लोगों की, लेकिन इसमें काम कर रहे हैं 6 लोग। तो ये दर्शाता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट सबसे बेस्ट फिट बैठता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय कृषि से सबसे अधिक जुड़ी समस्या कौन सी है? तो एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं, हमें कुछ समझ में आ जाएगा। अत्यधिक औद्योगिकरण, तो ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन तो जुड़ी समस्या नहीं है, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। अत्यधिक यांत्रिकरण यानी एक्सेसिव मैकेनाइजेशन, ये भी नहीं होगा क्योंकि लोग पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, शहरी बेरोजगारी भी ग्रामीण कृषि का ये नहीं है, उससे जुड़ी हुई समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है आपका मानसून पर निर्भरता। ये हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, मानसून पे लोग डिपेंडेंट हैं, इसीलिए जो फसल की उत्पादकता है बहुत ही कम है। अब अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत में सबसे अधिक प्रचलित खेती का प्रकार कौन सा है?
वाणिज्यिक कृषि, वृक्षारोपण कृषि, निर्वाह कृषि या फिर जैविक कृषि? तो इसका राइट आंसर होगा सबसिस्टेंट फार्मिंग यानी कि निर्वाह कृषि। वाणिज्यिक कृषि नहीं होगा, लोग कमर्शियल क्रॉप बहुत ज़्यादा नहीं उगाते हैं, वैसे ही लोग उगाते हैं जो समृद्ध होते हैं। प्लांटेशन फार्मिंग, वृक्षारोपण कृषि लोग क्यों करेंगे भैया, उनको आजीविका के लिए वो कृषि कर रहे हैं। और उसके बाद लास्ट में है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी धीरे धीरे प्रचलित हो रही है, लेकिन ग्रामीण भारत में ये इतना भी ज़्यादा अभी डेवलप नहीं की है, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। सबसिस्टेंस फार्मिंग कहने का मतलब क्या होता है? ऐसी फार्मिंग, ऐसी कृषि जिसमें लोग जो हैं वह इतना ही उगाते हैं, इतना ही उत्पादक करते हैं जिसमें उनके परिवार का पालन पोषण हो जाए। बाकी फिर उसके बाद उसमें से कुछ बचता है तब वो उसको सेल कर देते हैं या अगल बगल दे देते हैं, लेकिन इसका मेन मोटिव यही होता है कि वह उनका परिवार का पालन पोषण हो जाए। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कृषि में कटाई के बाद प्रबंधन की कौन सी चुनौती है? तो ये हमने देखा था, अच्छे से पढ़ा था, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। जब फसल की कटाई हो गई है तो जाहिर सा बात है उसे हमें स्टोर करना है और भंडारण सुविधाओं की कमी है, तो ये बहुत बड़ा क्रॉप मैनेजमेंट का कटाई के बाद बहुत बड़ा इशू है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र की मुख्य विशेषता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। असंगठित क्षेत्र में निश्चित वेतन तो कभी नहीं मिलता, नियमित कार्य समय, जब असंगठित क्षेत्र है तो कोई कार्य समय उसमें निर्धारित नहीं होती, और श्रमिकों का संघीकरण, तो यूनियन जो बनते हैं वर्कर्स के वो कहाँ बनते हैं? संगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में नहीं। इसलिए इसका आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर ये है, इसमें कोई भी सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान ग्रामीण असंगठित क्षेत्र को ऋण आपूर्ति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनी लेंडर्स। देखिए नाबार्ड नहीं देगी, नाबार्ड डायरेक्टली किसी को लोन नहीं देती, वो क्या करती है, किसी इंस्टीट्यूट को फाइनेंस करती है, जैसे एनआरएलएम को फाइनेंस करेगी या फिर किसी बैंक को फाइनेंस करेगी कृषि लोन देने के लिए। लेकिन डायरेक्ट अगर आप चाहिए कि नाबार्ड के पास जाके कोई इंडिविजुअल लोन ले ले, तब वो नहीं करती है। कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक थोड़ी देगी असंगठित क्षेत्र में, सबसे ज़्यादा आपका मनी लेंडर्स देते हैं, क्योंकि देखिए उनके पास वो सिक्योरिटी के तौर पे क्या लेते हैं, उनके घर के कागजात लेंगे या फिर उनके पास कोई भी प्रॉपर्टी है वो ले लेंगे, और क्यों, और अगर नहीं लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लोग बहुत हाई रखते हैं, कोई और लोन देगा नहीं, कोऑपरेटिव बैंक्स भी उन्हें लोन देगा नहीं। लेकिन सरकार ये कोशिश कर रही है हमेशा इन लोगों को लोन दिलवाने की। तो आप एनआरएलएम पढ़िएगा या फिर एसएसजी पढ़िएगा आगे जाके, तो उसमें कैसे इन लोगों को लोन दिलवाया जाता है वो सारी प्रक्रिया पता चलेगी। अब अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत में असंगठित क्षेत्र मुख्य रूप से किसमें योगदान देता है? तो सबसे ज्यादा ये किस चीज में योगदान देता है? ऑप्शन बी, रोजगार सृजन में। ये राष्ट्रीय निर्यात में तो योगदान देता नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती नहीं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में इसमें टेक्नोलॉजी होती ही नहीं है इस्तेमाल, बहुत अगर होती भी है तो बहुत कम लेवल की, तो ये होगा नहीं। कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें छोटी मोटी पूंजी से लोग बिजनेस करते हैं, तो ये कहाँ से निर्माण करेगी पूंजी निर्माण, इसीलिए ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। रोजगार सृजन ये सुनिश्चित करती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। जीडीपी योगदान की दृष्टि से ग्रामीण असंगठित अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र प्रमुख है? ये पूछा जा रहा है कि अगर हम लोग जीडीपी की नजरिया से देखें, जीडीपी के योगदान से देखें, तो जो रूरल इनफॉर्मल अर्थव्यवस्था है वो उसमें कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रमुख है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व। अब चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। कौन सी सरकारी पहल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने का लक्ष्य रखती है? तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीएम श्रम योगी मानधन योजना। ये बेसिकली स्कीम क्या इंश्योर करती है, क्या सुनिश्चित करती है? जो भी श्रमिक है असंगठित क्षेत्र में उनको सामाजिक सुरक्षा देती है ये। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा सेक्शन 3। अब बहुत जल्द ही सेक्शन 4 लेके आऊँगा। सेक्शन 4 है आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और उसमें 73वां संविधान संशोधन। तो देखिए उसके भी 1-2 पार्ट होंगे, क्योंकि उसका टॉपिक काफ़ी एडवांस्ड है, काफ़ी फास्ट है, और एक लेक्चर में बनाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत 1.5-2 घंटे का लंबा हो जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा वीडियो लेके आऊँ जिसमें आप लोग कंफर्टेबल रहें, सभी को, आपको भी कंफर्ट लगे और मुझे भी कंफर्ट रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।